नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। रुक करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कैंप कार्यालय के साथ लगने वाली दीवार पर लेखन वॉल पोस्टिंग की शुरुआत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के साथ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वर्षों लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुझे भी अयोध्या आने का आमंत्रण मिला है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। 22 तारीख को जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमको भी वहाँ पर आगमन का निमंत्रण मिला है और ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं आज याद करना चाहूँगा निहंग बाबा फ़कीर सिंह खालसा को, जिन्होंने 1858 के अंदर वहाँ पर भगवान राम की चौकी बनाई और पूरे परिसर के अंदर राम राम लिख दिया। 2 साल तक फ़कीर सिंह जी वहाँ पर पहरेदार रहे, चौकीदारी की और ये न्यायालय के अंदर ये बात आई भी थी। तो मैं उन निहंगों को यहाँ से प्रणाम करना चाहता हूँ और निश्चित रूप में उनका बलिदान आज साकार हो रहा है। इसमें 500 साल की लड़ाई जो है आज निश्चित रूप में हमें विजय पाई है। पूरी दुनिया के अंदर लोग अचंभित हैं और बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान राम का यहाँ पर विशाल मंदिर बन के तैयार हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है, यहाँ के रहने वालों के लिए गौरव की बात है। इसके साथ साथ जो हमारे 4 धाम हैं और अन्य मंदिर हैं, सिद्धपीठें हैं, वहाँ पर भी हम जो है ब्राह्मणों से आग्रह करने जा रहे हैं कि 22 तारीख को पूजन हो, यजन हो, शंखनाद हो और वहाँ पर भगवान की स्तुति की जाए। निश्चित रूप में ये हम सब के लिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में धामी सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे युवा महोत्सव की शुरुआत अब हो चुकी है, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य द्वारा किया गया। इस दौरान युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य युवा महोत्सव 5 जनवरी से 9 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा कल्याण विभाग का प्रयास है कि सभी युवाओं के हुनर को प्रदर्शित करने के साथ साथ उनके करियर काउंसलिंग की जाए और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए युवाओं का हौसला बढ़ाया जाए। देखिए, आज से ही राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से यह हो पाया है। और राज्य युवा महोत्सव 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार 5 दिन तक जो है वो चलेगा। और इस युवा महोत्सव में जैसे हम सब लोगों ने देखा है कि परेड ग्राउंड में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं, युवाओं के स्टॉल लगे हुए हैं और साथ ही विभाग की ओर से ये कोशिश है कि युवाओं की काउंसलिंग या उनकी करियर काउंसलिंग या उनके लिए मोटिवेशनल कोई स्पीच इत्यादि की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर 5 दिनों में अलग अलग सेशन में दे रखे हैं। तो हम सबकी ये कोशिश है कि युवा अधिक से अधिक परेड ग्राउंड में आए, इस युवा महोत्सव से जुड़ें और अपने जीवन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। और साथ ही हमारे जो महिला मंगल दल हैं और हमारे नवयुवक मंगल दल हैं, उनके भी कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे और जिनमें उन प्रतियोगिताओं में सफलता पाते हुए फिर वो 12 तारीख को जहां महाराष्ट्र में नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसमें प्रतिभाग करेंगे, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रकार के युवा महोत्सव से एक ऊर्जा प्रदेश के युवाओं में आती है, एक मार्गदर्शन युवाओं को मिलता है और जो हमारी कल्पना है कि 2025 तक हमारा उत्तराखंड जो है अग्रणी राज्य बने, तो उसके लिए युवाओं का सही पथ पर चलना बहुत आवश्यक है क्योंकि उनके योगदान के साथ यह सब कुछ संभव हो पाएगा। मुझे लगता है कि एक उचित प्लेटफॉर्म आज जो है युवा महोत्सव के रूप में उनको मिल पाया है। ये बृहद कार्यक्रम पहली बार उत्तराखंड राज्य स्तर पर ये युवा महोत्सव मनाया गया है और मुझे लग रहा है कि जो 4-5 दिन तक इसमें युवा भी आएंगे और एक संदेश देने का काम जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और खेल मंत्री जी ने, युवा कल्याण मंत्री जी ने किया है, मुझे लगता है कि युवाओं के पक्षधर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। युवाओं के प्रति उनका रुझान है क्योंकि स्वयं भी युवा है, तो मुझे लगता है कि आने वाला कल युवाओं का होगा और ये युवाओं का
वहीं प्रदेश कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव कृषि विनोद कुमार सुमन को जनपद देहरादून के रायपुर के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी राजदेव पंवार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बरती गई अनियमितता पर निलंबन के आदेश जारी करने के निर्देश दिए, जिसके क्रम में सचिव कृषि ने निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त महानिदेशक कृषि को निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रकरण में सम्मिलित न्याय पंचायत प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी और सेवानिवृत्त विकासखंड प्रभारी विनोद धसमाना का स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियम अनुसार विभागीय कार्रवाई की जाए। के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कितना भी बड़ा किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आपने देखा होगा कि उसमें हमने एक को निलंबित कर दिया है, 3 अधिकारियों की हमने एक्सप्रेशन कॉल की है और इसमें कोई भ्रष्टाचारी हो, धामी 2 सरकार में किसी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज हरीश रावत ने राजधानी देहरादून के डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण करने के बाद पद यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पद यात्रा गांधी पार्क में समाप्त हुई, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड सहित देश भर में निरंतर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार रिक्त पदों को भी नहीं भर रही है। तरीके से पूरे देश में बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75 हज़ार के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है और किसी न किसी बहाने, कभी नकल के बहाने तो कभी अकल लगा करके कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने से जो है उन भर्तियों को टरकाया जा रहा है। पर जहां इम्तिहान हो गए हैं उनके रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं। वेटिंग, कहीं यदि भर्ती हुई है छोटी मोटी तो उसकी वेट लिस्ट भी निकालने में इनके पसीने आ जा रहे हैं, वेट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस सरकार का नौजवान विरोधी चेहरा जाहिर होता है। सिडकुल में और दूसरी जगह 700 से ज़्यादा इकाइयाँ बंद पड़ी हुई हैं। IDPL, HMT इन्होंने बंद कर दी। BHEL के अंदर जहां 2016 सत्र में जितने लोग काम करते थे, आज उसका 1/4 लोग काम नहीं कर रहे हैं। मतलब रोजगार छीन लिया गया है, रोजगार दे नहीं रहे हैं। तो ये रोजगार विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, कांग्रेस विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। उस सरकार के खिलाफ मेरा तो ये सांकेतिक प्रयास है। मैं अध्यक्ष जी का, सब कांग्रेस जनों का बड़ा आभारी हूँ कि सब लोग इस प्रयास में हमारे साथ चलने के लिए आए। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैंने कांग्रेस अध्यक्ष जी से राजीव जी के इस मूर्ति के नीचे निवेदन किया है, क्योंकि इस देश के युवाओं के वो आइकॉन थे। उन्होंने ही युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दिया था। तो उनकी मूर्ति से प्रारंभ करके गांधी की मूर्ति तक हम लोग चलेंगे। लेकिन मेरा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि ये बेरोजगारी के खिलाफ और दूसरे जो बिंदु हैं उनके खिलाफ जो है पद यात्राओं का सिलसिला। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार पर कई विषयों को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, लेकिन नए साल के मौके पर सूचना प्रणाली में कमी की वजह से पर्यटकों में भय था कि ट्रैफिक जाम रहेगा, जिसकी वजह से नए साल में पर्यटन से जुड़े लोगों का मामला काफी प्रभावित रहा। वहीं उन्होंने कहा कि नए साल में जनता को राहत देने के बजाय बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आम जनता को नए साल में ऐसा तोहफा दिया है जो उनकी जेब में डाका डालने का काम कर रहा है, जबकि केंद्र और राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में सरकार को केंद्र से मांग करनी चाहिए ताकि पावर ग्रिड से राज्य को सस्ते दाम में बिजली मिल सके।
देखिए, शासन प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर इस पूरी सरकार का तब हुआ, आप इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा नैनीताल एवं जितने हमारे पर्यटक स्थल थे नए साल पे खाली रहे। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति के मन में एक भय था कि ट्रैफिक जैम रहेगा, और आपने इन्वेस्टर समिट पे इतना पैसा लगाया है, लेकिन जो आपका प्रमुख निवेशक है, जो पर्यटक है, उसको सूचना जारी करने में, सूचना प्रणाली में जो कमी थी, उसकी वजह से पूरा नए साल में जो पर्यटन व्यवसाय से लोग जुड़े हैं उनका मामला ठप रहा। अब इसके अतिरिक्त आपने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता पे अतिरिक्त भार बिजली का डाल दिया है। वैसे ही प्रदेश की जनता इस समय बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, और जो महंगाई है विशेषतम जो घर की गृहिणी होती है वो सबसे ज़्यादा महसूस करती है, क्योंकि पूरा घर वो संभालती है। तो सारी जो चीज़ें वो महंगी होती जा रही हैं लगातार, और ऊर्जा प्रदेश, जैसा आपने कहा, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद अगर यहाँ पे लगातार बिजली के दर बढ़ाए जाएंगे तो फिर आप कैसे अपने राज्य के जो लोग हैं उनको नए साल का कैसे आगाज़ उनका कर रहे हैं और कैसे उनको उनका स्वागत करें नए साल में, सोचने का प्रश्न है। तो हाउस भी शुरू होगा शीतकालीन सत्र? नहीं, अवश्य। देखिए, ये दरें वापस लेनी चाहिए। डबल इंजन का नारा क्यों दिया है? डबल इंजन सरकार का नारा क्यों है कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप पे किस चीज़ का अभाव है? आप नेशनल ग्रिड से, आप केंद्र सरकार से बोलिए सस्ते में आपको बिजली दे। आप क्यों है यहाँ पे डबल इंजन की सरकार? मेरा सवाल है इनसे। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा 24 के लोकसभा। देखिए, जो आधुनिक युग है, जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है पूरे विश्व की। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उत्तराखंड के गुलरभोज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समक्ष 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर व अन्य सभी स्टाफ पूर्ण किए जाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जाए, प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर भवन निर्माण हेतु बजट आवंटित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक सर्जन नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इन मांगों को अभिलंबन पूरी नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। विगत 4 दिनों से हम लोग लगातार अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर धरना कर रहे हैं, और केलाखेड़ा से शुरू किया हमने धरना 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने गदरपुर अस्पताल के बाहर किया, 5 को दिनेशपुर में किया, आज 6 तारीख गुलरभोज सरकारी अस्पताल के बाहर हम लोग धरने पे बैठे हैं। जनता का मुद्दा है, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनहीन है कि लोगों की जो जन समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक हमारे पास नहीं आया, हमें आश्वस्त करने नहीं आया। इसी जनता ने आपको वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि जनता के स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य सभी मुद्दों पे वो लोगों की सहायता करें। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये सरकार, मुझे लगता है ये डबल इंजन की सरकार किसी काम की नहीं है। अब नए इंजन की ज़रूरत है उत्तराखंड वासियों को। तो इसलिए हम तो आपके माध्यम से ये सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारी जो 6 सूत्रीय मांग है इसको शीघ्र पूर्ण करें, अन्यथा इस आंदोलन को और विस्तार दिया जाएगा। जनता में बहुत आक्रोश है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि उनको ना तो दवाइयाँ मिल पा रही हैं, ना केवल सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर बने हुए हैं। भारत की आज़ादी के बाद जन स्वास्थ्य केंद्र इसलिए खोले गए थे कि जनता को आसपास जो है अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं आराम से मिल सके। यहाँ पर तो जो खोले गए हैं वही अपनी पर्याप्त सुविधा नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, जबकि आज की तारीख में और भी कई जगहों पर जो है जन स्वास्थ्य केंद्रों को खोला जाना आवश्यक है। जैसे इसी क्षेत्र की बात करें तो चक्की मोड़ एक ऐसा सेंट्रल क्षेत्र है जो कि
वहाँ पर बहुत सी जो है ग्राम सभाओं के लिए खोला आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, लेकिन जो खोले हैं कम से कम उनकी तो व्यवस्था पूरी की जाए, बाद में आगे खोलने की हम बात करेंगे। इनकी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों में गहरा उत्साह है। बता दें कि निमंत्रण मिलने के बाद साधु संत अयोध्या जाने की तैयारी में जुट गए हैं। साधु संतों ने कहा कि 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद आज राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। इसके साथ ही साधु संतों ने राम मंदिर का विरोध करने वाले राजनेताओं को नसीहत दी और कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले पूरे सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान राम के आदर्शों से सीख लेनी चाहिए। गौरतलब है कि आज हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, जयराम आश्रम के पीठाधीश्वर महासवरूप ब्रह्मचारी समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। सभी साधु संतों ने ब्रह्मलीन संत महामंडेश्वर हंस प्रकाश महाराज को श्रद्धांजलि दी। जो 500 साल से हम जिस भगवान रामलला के दर्शन के लिए लालायित थे, वो सपना आज पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों का पूर्ण होने जा रहा है। राम हमारे हृदय में रहते हैं, हम राम जी के उपासक हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान तो सनातनियों का है कि हरिद्वार से संतों का एक डेलीगेशन राम मंदिर बनने से पहले भी और राम मंदिर बनने के बाद भी वहाँ जाना चाहिए और हम लोग जाएंगे। जो भी संत उसमें शामिल होंगे उनको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जो संत उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारणवश अगले दिन या उसके अगले दिन जब चाहे वो अयोध्या जा सकते हैं, तो वो अपने अपने आश्रम मठ मंदिरों में भगवान श्री राम का जिस प्रकार दीपावली का पर्व हम मनाते हैं, ये उनका एक ऐसा पर्व आ रहा है जो भूतों न भविष्यति, क्योंकि ये घटना इतिहास में एक ही बार घट रही है, दोबारा नहीं घटेगी। अब जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें क्या नसीहत करना? राजनेताओं को भगवान राम सद्बुद्धि दे, उनको राम के जीवन से सीखना चाहिए कि राम राज्य की बातें करते हैं लोग, राम जैसा राजा, उस राजा में क्या गुण होने चाहिए, उनको रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। हम सब लोगों को बहुत ही हर्ष और आनंद है कि हम सब लोग अपनी उन आँखों से भगवान राम का भव्य मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा भी उसके भी हम सब लोग साक्षी बनने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग कटाक्ष करते थे और सनातन धर्म पर अनेकों प्रकार की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगा था। इन लोगों ने भगवान राम के लिए उस मुकदमे को हराने के लिए एक वकीलों की फौज खड़ी की। आज ये लोगों को भगवान राम सद्बुद्धि ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। देहरादून नगर निगम से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। नगर निगम में स्वच्छता समितियों को किए गए सफाई कर्मचारियों के वेतन में फर्जीवाड़े पर पार्षदों के साथ साथ अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार 5 सालों तक नगर निगम के वित्त नियंत्रक द्वारा सफाई कर्मियों का वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया जाता रहा है, लेकिन कभी भी सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों के कागजों में कोई और तो मौके पर कोई और व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका खुलासा होने पर पार्षदों, अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अभी उनके द्वारा कोई आधिकारिक रिपोर्ट मुझे नहीं दी गई है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उसमें सभी संभव जो भी कार्रवाई होगी वो सभी की जाएगी। प्रशासक महोदय के साथ उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। सभी दूसरे पक्ष की भी बात उसमें सुनी जाएगी। उसके उपरांत जो भी कार्रवाई प्रस्तावित करनी होगी वो प्रस्तावित। देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है। उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय के साथ डिस्कस करके नेक्स्ट।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर के एक व्यवसायी से जबरन वसूली के नाम पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी अनूप अग्रवाल की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। बता दें कि सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मामले के अनुसार 26 अक्टूबर 2023 को काशीपुर कोतवाली में व्यवसायी प्रतीक अग्रवाल ने रिपोर्ट लिखाई थी कि अनूप अग्रवाल ने एक वीडियो क्लिपिंग के नाम पर उससे 20 लाख रुपए की मांग की और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। 11 अक्टूबर को रामलीला के दौरान उसने ब्लैकमेलिंग करते हुए 40 लाख की मांग की। 22 अक्टूबर को अनूप अग्रवाल व उसके पुत्र अनमोल अग्रवाल पर कई अन्य लोगों ने हथियारों के साथ उन पर हमला किया। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 307 रंगदारी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर की अदालत ने भी खारिज कर दी थी। इसके बाद अनूप अग्रवाल व उनके पुत्र अनमोल अग्रवाल ने एफआईआर को निरस्त करने व गिरफ्तारी में रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पहले रामलीला ग्राउंड में एक व्यापारी के ऊपर जान से मारने के नियत से फायर किया गया था, तो उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उससे संबंधित जो अभियुक्त गण है वो लगातार तब से फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश से उनके विरुद्ध 82 और 83 की कार्रवाई की गई थी, तो माननीय न्यायालय द्वारा इसमें कुर्की के आदेश पारित कर दिए गए हैं। उसी कड़ी में माननीय न्यायालय के आदेश से धारा 83 CRPC के तहत का अनुपालन करने के लिए हम लोग कुर्की करने के लिए अभियुक्त गण के घर पर आए हैं। यहाँ पर रोज जेल करके ये कॉलोनी है, तो यहाँ पर अभियुक्त के घर की कुर्की की जा रही है।